हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए चलाई गई इस टेस्ट सीरीज के पार्ट 9 को अभी डिस्कस किया जा रहा है और इसके अंतर्गत सामान्य विज्ञान और पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्नों को कवर कराया जा रहा है। इसके पहले जो है पार्ट 9 की एक क्लास हो चुकी है। आज की क्लास को शुरू करेंगे और आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज का हम अगला प्रश्न देखेंगे। आज का अगला प्रश्न है कि सोडियम परावर्तक लैंप और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इसमें हम ऑप्शन को देख लेंगे। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी है गोलीय दर्पण। तो इसमें हम देखेंगे कि सोडियम परावर्तक लैंप और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उत्तल दर्पण। देखेंगे दर्पण जो है दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ये दो प्रकार के जो है गोलीय दर्पण होते हैं। दर्पण में जो है गोलाकार परावर्तक सतह होती है जिसे कि गोलीय दर्पण कहा जाता है। और अगर हम उत्तल दर्पण को देखें तो उत्तल दर्पण में जो है कि बाहरी रूप से एक घुमावदार जो है परावर्तक सतह होती है, जैसे कि कुछ इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। ये जो है कि उत्तल दर्पण है और इसमें जो है कि प्रतिबिंब जो बनता है हमेशा सीधा और छोटा बनता है। तो इसमें प्रतिबिंब जो है हमेशा सीधा और छोटा बनेगा उत्तल दर्पण में। और उत्तल दर्पण का जो उपयोग है सोडियम परावर्तक लैंप और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है। और इस तरह इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अंग के विकार के कारण मनुष्यों में मधुमेह रोग होता है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि किस अंग में विकार के कारण जो है मनुष्यों में मधुमेह यानी डायबिटीज रोग हो जाता है। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है यकृत और ऑप्शन बी है वृक्क, ऑप्शन सी है फेफड़े और ऑप्शन डी है अग्न्याशय। तो हम इसमें देखेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज। देखेंगे अग्न्याशय वह अंग है जो कि इंसुलिन का उत्पादन करता है, यानी इंसुलिन का जो उत्पादन होता है वो अग्न्याशय से होता है। और जब शरीर के पैनक्रियाज में इंसुलिन की कमी हो जाती है, मतलब कम मात्रा में इंसुलिन पहुंचता है, तो खून में जो है ग्लूकोज की जो मात्रा है, खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इसी स्थिति को डायबिटीज या फिर मधुमेह कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि किस अंग का विकार है, अग्न्याशय का विकार है। क्योंकि जो इंसुलिन होता है उसका उत्पादन जो किया जाता है वो अग्न्याशय के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि धातुओं के लिए सही कथन को पहचानिए। और इसमें जो है कि धातुओं से संबंधित कुछ कथन यहाँ दिए हुए हैं। ए देख लेंगे। ए है धातुएं पानी में घुलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। बी है धातुएं पानी में घुलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। सी है धातुएं और गैर धातुएं पानी में घुलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। और डी है गैर धातुएं पानी में घुलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। इसमें धातुओं के लिए सही कथन को पहचानना है, तो ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जो धातुएं हैं वो पानी में घुलकर क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। देखेंगे अधिकांशतः जो गैर धातुएं हैं, अधिकांशतः जो अगर हम गैर धातुओं को देखें तो ये गैर धातुएं जो हैं कि पानी में घुलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ये पानी में घुलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। और दूसरी ओर हम देखें तो अधिकांशतः जो धातुएं हैं वो क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
धातुओं को देखें तो धातुएं जो है कि पानी के साथ प्रतिक्रिया करती हैं और एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। यानी कि हम देख लेंगे इसमें धातु प्लस पानी और धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इस प्रकार देखेंगे कि धातु जो है कि पानी के साथ प्रतिक्रिया करती हैं और एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। लेकिन एक बात और ध्यान में रखेंगे कि जो सभी धातुएं हैं, अधिकांशतः धातुएं जो हैं कि पानी से जो है कि क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन सभी धातुएं जो हैं कि वो पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। सारी इसमें जो है कि सभी धातुएं नहीं आएंगी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अम्लों को उनके संबंधित स्रोतों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ इसमें देखेंगे, एक तरफ जो है कि एसिड दिए हुए हैं और दूसरी तरफ जो है कि उनके स्रोत दिए हुए हैं कि ये एसिड किससे प्राप्त होते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देख लेंगे मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड को देखेंगे तो मैलिक एसिड का हो जाएगा 4 सेब। तो इस प्रकार हम देख लेंगे मैलिक एसिड का। ये टार्टरिक एसिड को देख लेंगे, टार्टरिक एसिड का हो जाएगा बी का हो जाएगा 3, टार्टरिक एसिड अंगूर से। साइट्रिक एसिड को देखेंगे, साइट्रिक एसिड हो जाएगा नींबू या संतरे में और ऑक्जेलिक एसिड हो जाएगा पालक में। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, और ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार हम इसको देख लेते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम एसिड को देखते हैं। तो एसिड क्या है? एसिड एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि स्वाद में खट्टा होता है। एसिड एक ऐसा पदार्थ होता है जो स्वाद में खट्टा होता है और ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदलता है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल में बदलता है। इसके एक और गुण में देखें तो ये जो है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन देता है। तो जलीय घोल में ये हाइड्रोजन आयन देता है। एक और हम इसका गुण देख सकते हैं कि ये जो है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो ये हो गए जो है कि एसिड के कुछ गुण। और इसमें ऑक्जेलिक एसिड को देख लेते हैं, एक एक करके इन एसिड को देख लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड को देखेंगे तो ये जो है कि टमाटर, पालक आदि इन सब चीजों में पाया जाता है। तो पालक, टमाटर, इन सब में जो है कि ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। और दूसरे हम देखेंगे मैलिक एसिड। तो सेब में जो है कि मैलिक एसिड होता है। मैलिक एसिड जो है सेब में होता है। और इसके साथ साथ हम इसको देख लेंगे तो ये तरबूज और चेरी में भी पाया जाता है। आगे टार्ट्रिक एसिड को देखेंगे तो अंगूर में जो है कि टार्ट्रिक एसिड होता है। यहाँ हम अंगूर में देख लेंगे तो अंगूर में जो है कि टार्ट्रिक एसिड होता है। और ये चेरी, पपीता, नाशपाती, अनानास, स्ट्रॉबेरी आदि में भी पाया जाता है। और साइट्रिक एसिड को देखें तो नींबू या संतरे में जो है कि साइट्रिक एसिड होता है। और इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है? तो इसमें हम ऑप्शन को देख लेंगे। ऑप्शन ए है नायलॉन, ऑप्शन बी है पॉलिएस्टर, ऑप्शन सी है सेल्यूलोज और ऑप्शन डी है पीईटी यानी कि पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट। तो इसमें हम देख लेंगे कि क्या प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सेलुलोज। सेलुलोज इसमें जो है वो प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। बहुलक के प्रकार देखें तो मुख्यतः जो बहुलक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। हम इसमें देख लेंगे प्राकृतिक बहुलक और दूसरा हम इसमें देख लेंगे कृत्रिम बहुलक। मुख्यतः जो बहुलक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें एक और को हम देख लेंगे जिसको जो है कि अर्ध कृत्रिम बहुलक कह सकते हैं। अर्ध कृत्रिम बहुलक जिसे कह सकते हैं। प्राकृतिक बहुलक में देखें तो प्राकृतिक बहुलक जो है ये पौधों और जानवरों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक होते हैं और इनको जो है कि प्राकृतिक बहुलक के रूप में जाना जाता है। इसके अगर उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण में हम प्रोटीन,
स्टार्च, सेलुलोज, रबर, ये सभी जो है प्रोटीन, स्टार्च, सेलुलोज, रबर, ये सभी जो है कि प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण हैं। उसी प्रकार हम कृत्रिम बहुलक में देख लेंगे तो कृत्रिम बहुलक जो है ये मानव निर्मित बहुलक को जो है कि कृत्रिम बहुलक के रूप में जाना जाता है। और सबसे प्रचलित और आम तौर पर अगर इसका इस्तेमाल किया जाने वाला कृत्रिम बहुलक देखें तो इसका सबसे प्रचलित उदाहरण अगर हम देखें तो सबसे प्रचलित जो है प्लास्टिक को देख सकते हैं। प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक जो है कृत्रिम बहुलक है और इसका उपयोग जो है कि विभिन्न उद्योगों में भी किया जाता है। और इसके उदाहरण में अगर हम देखें तो उसके उदाहरण में जो है कि नायलॉन, ये कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। उसी प्रकार हम देख लेंगे पेट को या पीईटी, जिसको पॉलीएथिलीन टेरेफेथलेट कहा जाता है, उसको हम इसको भी जो है कि हम कृत्रिम बहुलक में ही रखेंगे। और पॉलिएस्टर भी एक प्रकार का कृत्रिम बहुलक ही है। उसी प्रकार हम अर्ध कृत्रिम बहुलक देखें तो ये क्या होते हैं? तो अर्ध कृत्रिम बहुलक जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक से बने होते हैं। अर्ध कृत्रिम बहुलक देखेंगे, अर्ध कृत्रिम बहुलक, ये जो बहुलक होते हैं ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक को प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक से बने होते हैं। और ये जो है कि रासायनिक रूप से इनको जो है कि संशोधित किया गया रहता है। ये रासायनिक रूप से इनको संशोधित किया गया रहता है। और इसके भी उदाहरण में हम देख लें तो जैसे हम देख सकते हैं सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज एसीटेट, तो ये सब हो जाएंगे, ये अर्ध कृत्रिम बहुलक के उदाहरण हो जाएंगे। उसी प्रकार नायलॉन के इसमें हम देख लेंगे, नायलॉन एक कृत्रिम बहुलक है, पॉलिएस्टर भी एक कृत्रिम बहुलक है। सेल्यूलोज को देखेंगे तो ये प्राकृतिक बहुलक है। और केवल एक और चीज इसमें सेल्यूलोज के विषय में ध्यान देंगे, जो सेल्यूलोज है एक जो है कि प्राकृतिक बहुलक है, जो कि प्राकृतिक वातावरण में जो है कि प्राकृतिक वातावरण में ये पाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन भी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन ए है ग्रेफाइट एक अधातु है, बी है कि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, सी है ग्रेफाइट विद्युत का एक चालक है, और डी है ग्रेफाइट की चतुष्फलकीय संरचना होती है। तो ग्रेफाइट के संदर्भ में इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ग्रेफाइट की चतुष्फलकीय संरचना होती है। ग्रेफाइट के संबंध में देखें तो इसकी जो संरचना होती है ये चतुष्फलकीय नहीं होती है। ऑप्शन यही सही हो जाएगा, क्योंकि ये कथन जो है वो गलत है। देखेंगे ग्रेफाइट की जो संरचना होती है ये षटकोणीय होती है, षटकोणीय इसकी संरचना होती है, ना कि चतुष्फलकीय होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसी प्रकार जो है कि ग्रेफाइट में हम देखें तो एक जो है कि सहसंयोजक संरचना होती है, जिसमें प्रत्येक कार्बन जो है सहसंयोजक बंधों द्वारा 3 अन्य कार्बन परमाणुओं में ये शामिल हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अन्य जो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं कि ग्रेफाइट एक अधातु है, तो देखिए शुद्ध ग्रेफाइट एक खनिज है, इसलिए ये अधातु है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा है कि ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है, ये भी सही है। और सी है ग्रेफाइट विद्युत का चालक है, तो ऑप्शन सी भी सही है। अगला हम प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त संचार में मदद करता है? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है लसिका कोशिका, ऑप्शन बी है एक केंद्रक श्वेत कोशिका, सी है रक्त बिंबाणु यानी जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम देख लेंगे कि रक्त के संचार में जो है कि कौन मदद करता है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी लसिका कोशिका, जिसको कि हम लिम्फ भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लसिका कोशिका को देखें तो ये जो है कि मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं लिम्फ जो है, एक हो जाएगा इसमें बी लसिका कोशिका, और एक इसमें हो जाएगा टी लसिका कोशिका। ये 2 प्रकार की लसिका कोशिकाएं या फिर लिम्फ 2 प्रकार के होते हैं। और ये दोनों कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये दोनों जो है कि बोन मैरो में उत्पन्न होते हैं, यानी कि अस्थि मज्जा में।
ये दोनों उत्पन्न होते हैं। और टी लसिका कोशिका जो है, ये जो है कि परिपक्वता के लिए थाइमस में चली जाती है। जबकि अगर हम बी लसिका कोशिका को देखें तो ये जो है कि केवल अस्थि मज्जा में ही ये मैच्योर होती है, अस्थि मज्जा में ही ये परिपक्व होती है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि रक्त संचार में कौन मदद करता है, तो ऑप्शन ए लिम्फ इसका सही उत्तर हो जाएगा, लसिका कोशिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवक रोग के कारण कुक्कुटादि यानी कि पोल्ट्री पक्षियों की अधिकतम मौत होती है? और इसमें देख लेंगे, ए पुलोरियम, बी है प्रतिश्याय यानी कोरिजा, सी है रिकेट्स और डी है एस्परजिलसता यानी कि एस्परगिलोसिस। तो इसमें क्या कारण है, जो है कि कुक्कुटादि पक्षियों की अधिकतम मौत का इसमें क्या कारण है? और ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि एस्परगिलोसिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हम देख लेंगे, ये जो है एस्परगिलोसिस जो है एक प्रकार का श्वसन संक्रमण है, एक प्रकार की सांस की बीमारी है। और यह जो है कि एस्परगिलस बीजाणुओं के माध्यम से ये फैलता है। और कुक्कुटादि पक्षियों जैसे कि जो भी पोल्ट्री जो भी पक्षियाँ होती हैं, जैसे कि हम इसमें कह सकते हैं मुर्गियाँ जैसे हैं, बत्तख हो गए, कबूतर, हंस आदि कई जो है कि पक्षियों में इसको देखा जा सकता है। तो अधिकतम इनकी मृत्यु का जो कारण है वो एस्परगिलोसिस है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इस रोग का लक्षण हम देखें तो एस्परगिलोसिस हो जाने पे जो है ये एक तरीके की सांस की बीमारी है। तो प्रभावित जो भी पक्षी होते हैं वो आमतौर पे जो है कि बहुत ही मतलब पतले हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, खुले मुंह से सांस लेते हैं, कमजोर हो जाते हैं और इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला प्रश्न है कि समान मोटाई के कपड़ों की दो परतें कपड़े की एक परत की तुलना में दोगुनी मोटाई के साथ गर्म आवरण प्रदान करती हैं। इसका कारण पूछ रहा है, क्यों? तो इसमें हम देख लेंगे, ऑप्शन जो दिया है, ऑप्शन ए है दो परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, बी है चूंकि दो परतों की प्रभावी मोटाई अधिक होती है, सी इसका कारण दिया है कि कपड़े का रेशा भूमिका निभाता है, और ऑप्शन डी है कपड़े की बुनाई जो है कि वो भूमिका निभाती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी दो परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। चूंकि वायु को देखेंगे तो वायु जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। वायु जो होती है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। तो तो कपड़े की दो परतों के बीच की वायु जो है वो शरीर की ऊष्मा को फंसा लेती है और इसका यही कारण है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे समान मोटाई के कपड़े की दो परतें उनके बीच की वायु की परत को घेरती हैं और यह जो है कि ऊष्मा की कुचालक है और ये शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती हैं। अगला हम प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। और इसको जो है कि मिलान करना है, इसको सूची 1 से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। और इसमें जो दिया हुआ है, पहला है पॉस्चराइजेशन। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा दूध के साथ। दूसरा है किण्वन, तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा ये हो जाएगा शौकरकूट और शुगरिंग, तो ये हो जाएगा जैम के साथ। तो इस प्रकार हम देख लेंगे, इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा यानी ए का 3, बी का 2 और सी का 1। ए का 3, बी का 2 और सी का 1, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है कि पॉस्चराइजेशन को देखते हैं। तो ये पॉस्चराइजेशन क्या है? ये जो है कि क्रमिक ताप और शीतलन के माध्यम से, ये एक तरीके से देखें तो रोगाणुओं की मारने की प्रक्रिया है। और इसकी जो खोज की गई थी, ये लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। इसकी खोज लुई पास्चर के द्वारा की गई थी। और इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है? इस प्रक्रिया में दूध को लगभग 700 डिग्री सेल्सियस तक 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है। 700 डिग्री सेल्सियस पर 15 से
30 सेकंड तक दूध को गर्म किया जाता है और फिर अचानक ठंडा करके उसको स्टोर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे, ये हो गया पाश्चराइजेशन। दूसरा है किण्वन। तो किण्वन को देख लेते हैं। तो किण्वन जो है वह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ टूट कर जो है कि कई छोटे-छोटे सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं खमीर और बैक्टीरिया जैसे जो भी सूक्ष्मजीव हैं इसमें एक बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए किण्वन के रूप में हम देख सकते हैं जैसे कि ब्रेड, जैसे कि ब्रेड देख सकते हैं, दही। उसी प्रकार हाँ, इसमें बियर या फिर वाइन भी ये प्रक्रिया इसमें भी देख सकते हैं। तो ये किण्वन हो गया। शुगरिंग को देख लेंगे, शुगरिंग क्या है? तो किसी खाद्य पदार्थ में जो है अतिरिक्त मात्रा में, यानी कि अधिक मात्रा में जो है अलग से जो है कि चीनी मिलाना जो है कि शुगरिंग कहलाता है। और चीनी जो है कि वो पदार्थ की नमी की मात्रा को कम कर देता है जिससे कि भोजन जल्दी खराब नहीं होता है, यानी कि भोजन को खराब करने वाले बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। तो ये हो गया शुगरिंग। तो इस प्रकार हम इसमें देख लेंगे ये तीनों ऑप्शन। तो पाश्चुरीकरण क्या हो गया? पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से दूध को जो है कि रोगाणु मुक्त बनाया जाता है। दूसरा है सॉकरकूट। तो सॉकरकूट को हम इसमें देख लेंगे तो सॉकरकूट जो है एक जर्मन व्यंजन है जो कि मूल रूप से गोभी को किण्वित करके बनाया जाता है। तो सॉकरकूट भी इसी में आ जाएगा, किण्वन में ही। और इसमें तीसरा जो है जैम है। तो जैम, जेली और स्क्वैश ये सब जो है कि चीनी द्वारा संरक्षित हैं, तो ये जो है कि शुगरिंग में आ जाएंगे। और ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से वह समूह चुने जो पारदर्शी माध्यम को प्रदर्शित करता हो। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है कांच, पानी और फिल्टर पेपर। बी है हवा, कांच और पानी। सी है फिल्टर पेपर, लकड़ी और हवा। और डी है कांच, फिल्टर पेपर और हवा। तो इसमें इन विकल्पों में से वह समूह चुनना है जो पारदर्शी माध्यम को प्रदर्शित करता हो। और इसमें जो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि हवा, कांच और पानी। यहां देख लेंगे ऑप्शन बी। अब देखेंगे पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ जो होते हैं ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देती हैं। तो देख लेंगे पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिससे जो है जो है कि प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देते हैं, जिनसे प्रकाश जो है होकर गुजरता है। ये चीजें जो है कि ये पदार्थ जो है ये पारदर्शी पदार्थ होते हैं। और ये जो है कि चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में भी मदद करती हैं, और इन्हीं को जो है कि पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसी प्रकार हम अपारदर्शी को देख लेंगे। तो अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? तो वे वस्तुएं जो कि प्रकाश को अपने से होकर गुजरने नहीं देती हैं और देखने से रोकती हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं। और परभासी वस्तुएं क्या है? तो वे वस्तुएं जो अधिकतर ये परभासी वस्तुएं जो होती हैं ये जो है कि अधिकतर प्रकाश को तो अपने अंदर से होकर जाने देती हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जाने देती हैं। और ये जो है कि वस्तुओं को आंशिक रूप से देखने में मदद करती हैं, और इनको जो है कि पारभासी वस्तुएं कहते हैं। तो पारदर्शी वस्तुएं क्या हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देती हैं और स्पष्ट रूप से देखने में मदद करती हैं, ये पारदर्शी वस्तुएं हैं या पारदर्शी पदार्थ हैं। और उसी प्रकार अपारदर्शी वस्तुओं को देखें तो ये जो है इनमें अपने से होकर ये वस्तुएं जो होती हैं ये प्रकाश को नहीं गुजरने देती हैं और देखने से भी रोकती हैं। उसी प्रकार पारभासी वस्तुओं को देखें तो ये अधिकतम तो अपने से प्रकाश को होकर गुजरने देती हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं गुजरने देती हैं, और ये वस्तुओं को आंशिक रूप से देखने में मदद करती हैं। और हवा, कांच और पानी को देखें तो ये जो है कि पारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण है, इसलिए इसका सही विकल्प जो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। पहला कह रहा है परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में पहला जो कथन कह रहा है कि विखंडन जो है ये संलयन से कई गुना अधिक ऊर्जा
उत्पन्न करता है। और दूसरा कह रहा है कथन कि संलयन उच्च रेडियोधर्मी विखंडन उत्पादों का उत्पादन नहीं करता है। तो देख लेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, और इसमें हम विकल्पों को एक बार देखेंगे। इसमें विकल्पों को देखें तो इसमें विकल्प ए है केवल एक, विकल्प बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, और डी है ना तो एक और ना ही दो। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि इसमें से केवल जो दूसरा कथन है वही सही है। पहला कथन ये कह रहा है कि विखंडन संलयन से कई गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो देख लेंगे संलयन और विखंडन को, ये जो है कि दो भौतिक प्रक्रियाएं हैं जो परमाणुओं से भारी ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। और इसमें हम देखें कि जब दो परमाणु आपस में टकराकर जो है एक भारी परमाणु बनाते हैं तब संलयन होता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं जब दो हाइड्रोजन परमाणु मिलकर जो है कि एक हीलियम परमाणु बनाते हैं, इस प्रक्रिया को जो है कि संलयन कहते हैं। और ये वही प्रक्रिया है जो कि सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती है और बड़ी मात्रा में ये ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो ये जो कह रहा है कि विखंडन संलयन से कई गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो ऐसा नहीं है, संलयन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये पहला जो कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा। और दूसरा ये कह रहा है कि संलयन उच्च रेडियोधर्मी विखंडन उत्पादों का उत्पादन नहीं करता है, तो ये जो हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल दो। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का हर समय उपयोग किया जा सकता है। और इसमें हम पहला देखेंगे, पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है भूतापीय ऊर्जा। तो इसमें प्रश्न में ये बताना है कि किस नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का जो है कि हर समय उपयोग किया जा सकता है। सही कोड चुने इसमें। विकल्प इसमें ए है 2 और 3, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और डी है केवल 3। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल 3 यानी भूतापीय ऊर्जा इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अगर भूतापीय ऊर्जा को, तो पृथ्वी की उपसतह से आने वाली जो ऊष्मा होती है उसको जो है कि भूतापीय ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। और यह जो है कि मुख्यतः पृथ्वी की सतह के नीचे जो भी खनिज और द्रव पदार्थ मौजूद हैं, साथ ही जो पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा मौजूद है उनमें जो है कि इसको देख सकते हैं। और चूंकि ये किसी अन्य कारक जैसे कि धूप, हवा, दबाव आदि पर निर्भर नहीं है, क्योंकि ये पृथ्वी के उपसतह से आने वाली ऊष्मा है, तो ये किसी अन्य कारक पे निर्भर नहीं है, जैसे कि धूप, हवा, दबाव आदि पर निर्भर नहीं है, इसलिए इसका इस्तेमाल जो है कि हम हमेशा कर सकते हैं। तो ये प्रश्न कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का हर समय उपयोग किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि केवल 3। अगला है जो प्रश्न है कि आतिशबाजी में हरी ज्वाला उत्पन्न होती है। जब आतिशबाजी होती है तो उसमें हम देखते होंगे कि हरा प्रकाश उत्पन्न होता है, हरी ज्वाला उसमें उत्पन्न होती है, वो किसके कारण होती है? तो देखेंगे, ऑप्शन को इसमें देख लेंगे। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है बेरियम और ऑप्शन डी है मरकरी। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि बेरियम। बेरियम को देख लेंगे तो ये चांदी सी सफेद धातु है जो कि पर्यावरण में पाई जा सकती है, और यहाँ जो है कि ये प्राकृतिक रूप से मौजूद भी होती है। अब हम कुछ आतिशबाजी के रंगों को देख लेते हैं और ये किस कारण से उत्पन्न होते हैं। तो देखें तो आमतौर पर जो है कि आतिशबाजी के प्रदर्शन में जो भी यहाँ पे जो भी आतिशबाजी का जब प्रदर्शन होता है तो जो भी रंग उत्पन्न होते हैं वो किस कारण होते हैं। तो इसमें हम देख लेंगे लाल आतिशबाजी, अगर इसमें लाल रंग उत्पन्न हो रहा है तो ये किसके कारण हो रहा है, तो ये जो है स्ट्रोंटियम कार्बोनेट के कारण। स्ट्रोंटियम कार्बोनेट के कारण जो है इसका जो है कि आतिशबाजी में लाल रंग होता है। उसी प्रकार अगर ये नारंगी है
नारंगी रंग जो हम इसमें देखते हैं यह जो है कि कैल्शियम क्लोराइड के कारण होता है। कैल्शियम क्लोराइड के कारण होता है। ऐसे हम देख सकते हैं पीली आतिशबाजी जिसमें सोडियम नाइट्रेट होता है, बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ देखा कि बेरियम क्लोराइड जो है कि हरी ज्वाला उत्पन्न करने में ये सहायक होती है। उसी प्रकार हम कॉपर क्लोराइड को देखेंगे तो कॉपर क्लोराइड जो है वो नीली आतिशबाजी में नीले रंग के लिए उसको जाना जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं हरी ज्वाला जो उत्पन्न होती है आतिशबाजी में वो बेरियम के कारण ही होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगला जो है कि मिलान पर आधारित प्रश्न है। इसको हम देख लेंगे। कॉलम ए के प्रभाव को बेअसर करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सही पदार्थ का मिलान कीजिए। तो देख लेंगे यहाँ कॉलम ए में जो है कि कुछ चीजें दी हुई हैं, तो इनको जो है कि मिलाना है। इनको इनको जो है कि बेअसर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है और इसका सही मिलान करना है। तो इसमें जो है कि सबसे पहले दिया हुआ है चींटी का डंक। तो इसको हम देख लेंगे। तो चींटी का डंक जो है इसका सही हो जाएगा ए का 3 यानी बेकिंग सोडा। उसी प्रकार ततैया का डंक, ततैया यानी कि जिसको हांडी ततैया जो भी कहा जाता है, जो छत्ते बनाती हैं, ये जो है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ये जो है कि विनेगर। और तीसरा है पेट में एसिडिटी, और इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और त्वचा पर अम्ल गिरना, एसिड जब गिर जाता है तो इसका है कि बहते पानी में त्वचा डालिए, इससे जो है कि आराम मिलेगा। तो इस प्रकार जो है कि ये प्रभाव को बेअसर करने के लिए हम एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं। और सबसे पहले हम इसमें उत्तर देख लेते हैं कि इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। और ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक एक करके भी इसको देखेंगे। सबसे पहले चींटी का डंक है। तो इसमें जो है चींटी के डंक में जो है कि फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी के डंक में, इसलिए जो है कि बेकिंग सोडा जो कि एक क्षार है इसके द्वारा जो है कि अम्ल के प्रभाव को बेअसर किया जाता है। और ए का जो हो जाएगा ए का 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्या है ततैये का डंक। तो ये जो है कि स्वभाव में क्षारीय होता है, इसलिए विनेगर के साथ इसको जो अम्ल के साथ जो है कि इसको ट्रीट किया जाता है। तो इसलिए बी का ए हो जाएगा। ततैया का डंक जो होता है वो क्षारीय होता है और इसी कारण जो है विनेगर के साथ इसको ट्रीट किया जाता है। और इसमें जो है कि एसिटिक एसिड होता है और ये जो है कि ततैये का जो भी डंक होता है उसके प्रभाव को ये बेअसर करने में ये सहायता करता है। उसी प्रकार पेट में एसिडिटी देख लेंगे। तो पेट में जो एसिडिटी होती है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण होती है। और इसमें जो है कि मैग्नीशिया का बेस मिल्क होने के कारण जो है इसे जो है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसको बेअसर कर देता है। उसी प्रकार त्वचा पर अम्ल गिरना, एसिड किसी त्वचा पे गिर जाए तो इसके प्रभाव को बेअसर करने के लिए जो है कि बहते पानी से उपचार किया जा सकता है। बहते पानी में जो है कि उस त्वचा को डुबो देने पे जो है इसमें आराम मिल सकता है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड जिससे उच्च स्तर के लंबे समय तक संपर्क में रहना हानिकारक माना जाता है, निम्नलिखित में से किस में उपस्थित होने की सबसे अधिक संभावना है। और ऑप्शन इसमें हम देख लेंगे। ऑप्शन ए है खाद्य परिरक्षक, बी है फल परिपक्वन पदार्थ, सी है प्लास्टिक खाद्य कंटेनर और डी है उर्वरक। और इसमें हम देख लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग जो है कि किसमें सबसे अधिक किया जाता है। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि फल परिपक्वन पदार्थ। देखेंगे फलों के व्यापार के विकास के साथ साथ जो है फलों को जो दूर दराज तक भेजा जाता है, तो अगर इसमें पहले ही फलों को पका दिया जाएगा तो जब उनको कहीं भेजा जाएगा तो उसमें कई दिन लग जाने से फल जो है खराब हो जाएंगे। इसी कारण जो है फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग इसमें किया जाता है, ताकि फल जो है कि विपणन के दौरान जो है कि कठोर और जो है कि कम पके फलों को इनका जो है कि व्यापार किया जा सके। और कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला जो रसायन है वो कैल्शियम कार्बाइड है। और इसे जो है कि अगर हम सामान्य भाषा में देखें तो इसे सामान्य भाषा में मसाला भी कहा जाता है। तो ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला हम देख लेंगे, अगला जो प्रश्न है कि इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन करके दीजिए। तो इसमें जो है कि सबसे उपयुक्त विकल्प इसमें चुनना हुआ है। पहला इसमें जो कथन कह रहा है ये कह रहा है कि एक खाली प्लास्टिक की बोतल पानी में डूब जाती है और इसका कारण ये बता रहा है इसका कारण नहीं है ये दूसरा कथन ही दिया हुआ है। इसका कथन कह रहा है कि एक खाली प्लास्टिक की बोतल का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम ऑप्शन को देख लेंगे। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है, बी है ए गलत है लेकिन बी सही है, सी है ए और बी दोनों सही है और बी ए के कारण को पुष्ट करता है, और डी है ए और बी दोनों सही है लेकिन ए बी का कोई संबंध नहीं है। तो देखेंगे ये कथन कारण, ये यहाँ कथन बी दिया हुआ है लेकिन ये कारण ही दिया हुआ है कि ये खाली प्लास्टिक की बोतल पानी में डूब जाती है, क्योंकि एक खाली प्लास्टिक की बोतल का घनत्व तो पानी के घनत्व से कम होता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें देख लेंगे कि सबसे पहले हम इसमें कथन पे चलेंगे, दूसरे कथन पे इसमें हम चलेंगे। तो हम इसमें देखेंगे कि किसी भी कोई भी अगर वस्तु है तो उसका ऊपर उठना यानी कि उत्प्लावन और डूबना एक दूसरे के घनत्व पर निर्भर करता है। और अगर हम देखें तो अगर किसी वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है तो वस्तु डूब जाएगी। तो ये कह रहा है कि एक खाली प्लास्टिक की बोतल का घनत्व जो होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे जब पानी के घनत्व से कम होता है तो ये जो कथन है ये अपने आप गलत हो जाएगा कि एक खाली प्लास्टिक की बोतल पानी में डूब जाती है। तो ये कथन गलत हो जाएगा और ये जो है कि सही हो जाएगा कि एक खाली प्लास्टिक की बोतल का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। और तो इस प्रकार हम इसमें देख लेंगे ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए गलत है और बी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण का एक तरीका है। देखेंगे इसमें ऊष्मा के स्थानांतरण का कौन सा एक तरीका है और इसमें हम ऑप्शन को देख लेंगे। ऑप्शन ए है चालन, बी है संवहन और तीसरा इसमें जो दिया गया है विकिरण। और प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है और इसमें विकल्प देखें 1 तथा 3, बी है 1 2 3, सी है 2 तथा 3 और डी है 1 तथा 2। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये तीनों सही हैं। ऊष्मा के स्थानांतरण में ये तीनों जो है ऊष्मा के स्थानांतरण में के लिए सही हैं। अब हम देखेंगे जिस प्रकार जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा की गति को जो है कि ऊर्जा स्थानांतरण कहा जाता है, उसी प्रकार ये जो ऊष्मा स्थानांतरण है मुख्य रूप से जो है कि तापमान के अंदर के कारण होता है। और ऊष्मा स्थानांतरण के तरीकों में देखें तो चालन, संवहन और विकिरण ये तीनों ही इसके तरीके हैं। चालन यानी कि चालन को देख लेंगे तो चालन जो है ये ठोस पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण का वह प्रकार है जहां जो माध्यम है वो कणों की गति के बिना जो है इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, यानी बिना कणों की गति के ही इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण हो जाता है, जिसको चालन कहते हैं। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि ये कोई धातु की छड़ है, इसको जो है कि एक सिरे को गर्म करने पे जो है इसके दूसरे छोर पे भी हम इसकी गर्माहट महसूस कर सकते हैं। तो ये जो है कि चालन के कारण होता है। उसी प्रकार हम संवहन में देखेंगे तो जो भी लिक्विड है यानी जो तरल पदार्थ है उसमें जो है कि ऊष्मा स्थानांतरण का वह तरीका जहां जो माध्यम है, माध्यम के कणों की गति का कारण जो है जो माध्यम के कण हैं तो कणों की गति के कारण ही जो है कि ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, उसको जो है कि संवहन कहते हैं। इसका उदाहरण हम जैसे समझ लेते हैं, जैसे कि किसी बर्तन में जो है कि पानी का गर्म होना। तो इस प्रकार ये जो उदाहरण है ये जो है कि संवहन का उदाहरण है। उसी प्रकार विकिरण को देखेंगे तो ऊष्मा स्थानांतरण का वह तरीका जहां जो है कि माध्यम जो है कणों को प्रभावित किए बिना ही ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ये जो है कि विकिरण में आता है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ये तीनों ही जो है कि ऊष्मा स्थानांतरण के तरीके हैं। तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देख लेंगे, अगला जो प्रश्न है कि फ्यूज तार किस आधार पर कार्य करता है, और इसमें ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है धारा का चुंबकीय प्रभाव, बी है इसमें धारा का रासायनिक प्रभाव, सी है धारा का ऊष्मीय प्रभाव, और डी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि फ्यूज तार किस आधार पर कार्य करता है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव। फ्यूज जो है वो धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला जो प्रश्न है कि जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। देखेंगे ये जो प्रश्न है वो किसी न किसी प्रकार से जो है कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। यूपी पीसीएस में ये बहुत ही ज्यादा रिपीट किया हुआ प्रश्न है कि जीन के भीतर आधार अनुक्रम में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, और ऑप्शन इसमें देख लेंगे। ऑप्शन ए है प्रजनन, बी है प्रतिरूपण, सी है उत्परिवर्तन, और डी है संलयन। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उत्परिवर्तन। नेक्स्ट हम देख लेंगे, अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्न जोड़ों में से कौन सा सही रूप से मिलान नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है बताना है। एक तरफ देखेंगे विटामिन दिया हुआ है और दूसरी तरफ प्रचुर स्रोत दिए हुए हैं, यानी कि ये विटामिन जो है कि किस चीज में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो एक तरफ हम देखेंगे, इसमें ये कह रहा है कौन सा मिलान सही नहीं है। इसमें ए कह रहा है कि विटामिन B6 चावल की भूसी में, B2 जो है कि कार्ड या फिर यकृत तेल, या फिर सी इसमें विटामिन ई को देख लेंगे गेहूं के बीज का तेल, और विटामिन के है अल्फा अल्फा। तो इसमें हम देखेंगे कौन सा सही रूप से मिलान सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि विटामिन B2 कार्ड यकृत तेल से संबंधित नहीं है। अगर हम देखें तो शरीर में जो है कोशिकाओं की वृद्धि के लिए, विकास के लिए और इसको अच्छे तरीके से कार्य करने के लिए जो है कि B2 की आवश्यकता होती है। B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं। और यह जो है जो भी हम खाते हैं, जो भी हम भोजन लेते हैं उसको जो है कि ऊर्जा में बदलने में बहुत ही ज्यादा ये सहायता करता है। और ये जो दिया हुआ है कार्ड यकृत तेल, ये विटामिन B2 से या फिर राइबोफ्लेविन से संबंधित नहीं होगा। ये जो है विटामिन डी का अच्छा स्रोत होता है, ना कि विटामिन B2 का। तो यही ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। और विटामिन B2 को देखें तो इनके स्रोतों में देख लेंगे, जैसे कि अंडे, ऑर्गन मीट जैसे कि जो भी मीट में किडनी या लीवर जो भी होता है, या फिर कम वसा वाला दूध, ये सभी जो है कि विटामिन B2 के स्रोत है। और इसकी कमी से देखें, विटामिन B2 की कमी से तो इसमें जो है कि त्वचा संबंधी रोग हो सकते हैं, स्किन डिजीज, या फिर मुंह या फिर जो है कि होंठ फट सकते हैं, बाल टूट सकते हैं, गले में खराश हो सकती है, ये सब इसकी कमी से होता है। बाकी अन्य जो है कि सभी सही सुमेलित हैं। इनके स्रोत हैं, यानी विटामिन B6 चावल की भूसी से, और विटामिन ई गेहूं के बीज का तेल, विटामिन के अल्फा अल्फा, तो ये सभी जो है कि सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला जो प्रश्न है कि रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतया प्रदर्शित किया जाता है, यानी रक्त में शर्करा के स्तर को जो है कि किस चीज से सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। और ए है MM/Hg के रूप में, बी है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, सी है पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, और डी है ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो इसमें हम देख लेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। देखेंगे रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता जो है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में जो है कि व्यक्त की जाती है, यानी कि इसको जो है कि ग्लूकोज की सांद्रता कह सकते हैं, शर्करा का स्तर कर सकते हैं। तो ये जो है कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं और इस प्रकार अंकित किए गए हैं। तो अब इसको ये जो है कि कथन कारण पर आधारित है, और इसमें अभी कथन जो दिया हुआ है ए, वो दिया गया है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं, और इसका कारण ये बताया गया है कि मानव अंग केवल आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों का ही संश्लेषण करते हैं। और इसमें सही उत्तर का चयन करना है। विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए है, दोनों ए और आर सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है।
बी है, इसमें ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। सी है, दोनों ए और आर सत्य है लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और डी है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। तो इसमें हम देख लेंगे सबसे पहले सूक्ष्म तत्वों को। तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो है, ये हमारे शरीर को जो है कि जरूरत होने वाले पोषक तत्वों के प्रमुख समूहों में से एक होते हैं, जिसमें खनिज, विटामिन ये सब आते हैं। और इसमें देख लेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी इसमें कथन तो सही है लेकिन कारण सही नहीं है, यानी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। पहला जो इसमें कथन है वो सही है, यानी कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं। यानी ऊर्जा उत्पादन, प्रतिरक्षा के लिए, रक्त के थक्के और अन्य कार्यों के लिए जो है कि हमारे शरीर में विटामिन की बहुत ही ज्यादा विटामिन की आवश्यकता होती है। और मानव शरीर में जो है अधिकांशतः विटामिन संश्लेषित नहीं होते हैं। और ये दूसरा कथन इसका सही नहीं है कि मानव अंग केवल जो है कि आवश्यक सूक्ष्म तत्वों का ही संश्लेषण करता है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे ल्यूकेमिया के संदर्भ में है। ल्यूकेमिया जो है कि एक प्रकार का कैंसर है, जिसमें कि यहाँ डैश दिया हुआ है कि संख्या में असामान्य वृद्धि होती है। तो इसमें किसकी संख्या में असामान्य वृद्धि होती है, और इसको हम ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन है अस्थि कोशिकाएं, बी है प्लेटलेट्स, सी है लाल रक्त कोशिकाएं और डी है सफेद रक्त कोशिकाएं। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी WBC। तो इसमें हम देख लेंगे सफेद रक्त कोशिकाएं इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे ल्यूकेमिया में जो है असामान्य सफेद रक्त कोशिकाओं में जो है कि अति उत्पादन हो जाता है, इसमें अति वृद्धि हो जाती है। और ये जो है कि बोन मैरो में सफेद रक्त कोशिकाओं का एक असामान्य उत्पादन होता है, असामान्य रूप से उनकी वृद्धि होती है, जो कि सामान्य जो रक्त की कोशिकाएं होती हैं उनको ये नष्ट कर देता है। और इस प्रकार हम देखें तो जो बोन मैरो होती हैं वो जो स्वस्थ जो हमारे जो रक्त कोशिकाएं होती हैं उसके उत्पादन करने में वो सक्षम नहीं हो पाती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि लो हीमोग्लोबिन और जो है कि प्लेटलेट्स की मात्रा जो है कि काफी हमारे शरीर में कम हो जाती है। और ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है कि वह व्यक्ति जो यह नहीं जानता कि कब खाना है और कब खाना है और कब खाना बंद करना है, वो किस बीमारी से पीड़ित है। ये एक प्रकार की बीमारी है जब व्यक्ति को ये पता नहीं चल पाता है कि उसको कितना खाना है, कब खाना है और कब खाना बंद कर देना है। तो हम देख लेंगे ऑप्शन को। ऑप्शन ए है मधुमेह, ऑप्शन बी है क्षुधातिशय यानी बुलिमिया, सी है अति अम्लता और डी है विक्षिप्त अरुचि यानी एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो इसमें हम देख लेंगे कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि क्षुधातिशय बुलिमिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम देखें बुलिमिया को जो है तो एक प्रकार का जो है कि ये ईटिंग डिसऑर्डर है या फिर एक खाने की बीमारी है, जिसमें व्यक्ति जो है कि एक बार में बड़ी मात्रा में या फिर बहुत अधिक मात्रा में भोजन कर लेता है, क्योंकि वो जानता नहीं है कि उसको खाना कब बंद करना है। और अधिक खाने पर जो कंट्रोल है वो अपनी कंट्रोल को ये खो देता है और फिर जो है कि बाद में जो है कि वजन कम करने के लिए जो है अनेक प्रकार के अनुचित तरीके अपनाता है, जैसे कि फास्टिंग करना, उल्टी या फिर अन्य जो है कि काम करके जो है कि ये जो है कि अपना अनेक तरीके से जो है कि अपना वजन कम करना चाहता है। तो इसी प्रकार पहले ये देखेंगे कि पहले ऐसे इंसान को जो है जो भी इस रोग से पीड़ित है उस पे जो है कि खाने का कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो ये जान नहीं पाता है कि कब खाना है और कब खाने को बंद करना है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है कि एंजाइमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एंजाइम के संदर्भ में देख लेंगे इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि ये जैव रसायन है और दूसरा ये कहा गया है कि वे उस साइट पर अपनी कार्रवाई करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो इसमें सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों और डी है ना तो एक और ना ही दो। और इसमें हम देखेंगे
अगर एंजाइम के संबंध में हम इन कथनों को देखें तो ये दोनों कथन जो हो जाएँगे कि वे जैव रसायन हैं और वे उस साइट पर अपनी कार्रवाई करते हैं जहाँ वे उत्पादित होते हैं, ये दोनों कथन सही हो जाएँगे और ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम देख लेंगे अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि पौधों में जाइलम मुख्य रूप से किसके लिए ज़िम्मेदार होता है? तो जाइलम को देखें तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है भोजन का परिवहन, बी है अमीनो अम्ल का परिवहन, सी है पानी का परिवहन और डी है ऑक्सीजन का परिवहन। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा कि जाइलम का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि पानी का परिवहन। अगर हम देखें जाइलम को तो ये जो है कि संवहनी पौधों में एक प्रकार का उत्तक होता है, जो जाइलम ये होता है, जो कि पानी और कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक पहुँचाने में सहायता करता है। और इसका जो प्रमुख कार्य है, जो इसका मुख्य मुख्य कार्य इसका देखें तो इसका मुख्य कार्य जो है वो पानी और कुछ घुलनशील जो भी पोषक तत्व हैं, उनका जो है कि जड़ों से ऊपर की ओर तथा पौधों के बाकी हिस्सों में उसका परिवहन कराना है, जिसमें कि खनिज और अकार्बनिक आयन भी इसमें शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जाइलम के साथ-साथ हम फ्लोएम को भी देख लेंगे। तो ये फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम जो है कि ये भी जो है कि एक अन्य प्रकार का परिवहन उत्तक है। ये भी जो है कि एक परिवहन उत्तक है। यह जो है कि पूरे पौधे में सुक्रोज और अन्य पोषक तत्वों का परिवहन करता है, जो फ्लोएम है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग हाल ही की एक सर्जिकल तकनीक है जिसका उपयोग किस-किस समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। यानी ये जो टर्म है ये जो है कि हाल ही की जो है कि एक सर्जिकल तकनीक है और इसका उपयोग किस-किस समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। और ऑप्शन इसमें देख लेंगे। ऑप्शन ए है घुटनों के जोड़, बी है टखने के जोड़, सी है कूल्हे के जोड़ और डी है कशेरुक जोड़। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि घुटने के जोड़ में जो है कि बायोलॉजिकल रीसरफेसिंग का प्रयोग तकनीकी का प्रयोग जो है किया जाता है और इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और मस्तिष्क के संबंध में पहला कथन देखते हैं। पहला कथन है कि दिल की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार होता है और दूसरा ये कह रहा है कि यह शरीर को संतुलित करने के लिए जिम्मेदार है। तो इसमें हम देख लेंगे कि नीचे जो संकेत दिए हैं उसका उपयोग करके सही उत्तर चुनना है इन कथनों के संबंध में। तो इसमें विकल्प देखें तो विकल्प इसमें जो ए है केवल एक सही है, बी इसमें दिया है कि केवल 2 सही है, सी है कि 1 और 2 दोनों सही हैं और डी है ना तो 1 और ना ही 2, यानी कि दोनों इसमें से दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो इसका सही हो जाएगा, दोनों कथन ये सही हो जाएँगे और ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम मस्तिष्क को देखें तो ये दिल की धड़कन को नियंत्रित करने और शरीर को समतल करने के लिए ये ज़िम्मेदार है और मानव मस्तिष्क के परिणाम स्वरूप जो है ये जो है कि एक आदेश का केंद्र है, यानी मस्तिष्क ही आदेश देता है। तो शरीर में जो है कि जो भी क्रिया प्रतिक्रिया होती है ये सभी होती है और यह जो है कि शरीर को बैलेंस करने के लिए भी जिम्मेदार है। तो ऑप्शन दूसरा भी सही है और ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेंगे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन-सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? इसमें से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है, इसको बताना है। एक तरफ हार्मोन दिया हुआ है, दूसरी तरफ इनके कार्यों को दिया हुआ है और ये बताना है कि इसमें से कौन-सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें इंसुलिन को दिया हुआ है रक्त शर्करा का विनियमन, गैस्ट्रिन को दिया है नींद का विनियमन, ऑक्सीटोसिन का दिया है ये जो हार्मोन है स्तन ग्रंथियों से दूध निकलना और मेलाटोनिन का दिया है रक्तदाब का नियमन। और इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं ए है केवल 1, बी है 1 और 2, सी है 2 और 4 केवल और डी है 3 और 4 केवल। तो इसमें हम देख लेते हैं इंसुलिन, तो इंसुलिन जो है रक्त शर्करा का विनियमन ये बिल्कुल सही है। दूसरा ये जो दिया है कि गैस्ट्रिन नींद का विनियमन, तो गैस्ट्रिन के द्वारा नींद का विनियमन नहीं होता है बल्कि ये जो है कि गैस्ट्रिक गतिशीलता इत्यादि के लिए है। तो ये जो कथन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों से दूध निकलना ये बिल्कुल सही है और मेलाटोनिन को देखेंगे तो रक्तदाब का नियमन ये सही
नहीं है, क्योंकि मेलाटोनिन जो है वो नींद का विनियमन करता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे इसमें जो है कि प्रश्न कह रहा है कि कौन-सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2 और 4 केवल 2 और 4 इसका सही उत्तर नहीं है। यानी कि हम देखेंगे गैस्ट्रिन का जो संबंध है, वो जो है कि गैस्ट्रिक गतिशीलता से संबंधित है, जबकि मेलाटोनिन जो है ये नींद के विनियमन से संबंधित है, ना कि रक्तदाब के नियमन से। तो इस प्रकार हम देखेंगे ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।